इस संबंध में एक अन्य विद्वान ने भी कहा है, समाज स्वयं संघ या संगठन औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए या संबंध हैं। तो इस परिभाषा में समाज के लिए सहयोगी संबंधों को आवश्यक माना गया है। पार्सन्स ने अपनी परिभाषा में क्रिया को विशेष महत्व दिया कि किसी एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधन के रूप में किए गए कार्य को ही क्रिया कहते हैं और साधन साध्य संबंधों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संबंधों को सामाजिक संबंध कहते हैं। तो इसी आधार पर मैकाइवर और पेज की परिभाषा को हम अलग से थोड़ा सा इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि मैकाइवर और पेज की परिभाषा में संपूर्ण जो विशेषताएं होती हैं समाज की वो आपको समझ में आएंगी। इनकी परिभाषा को हम एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ते हैं। समाज, इनकी बुक का नाम है सोसाइटी, जो कि बहुत ही फेमस हुई थी। समाज रीतियों, कार्यप्रणालियों, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों व विभागों की, मानव व्यवहार व नियंत्रण व स्वतंत्रता की एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तनशील व जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं और यह सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव परिवर्तित होता रहता है। इस आधार पर ही उन्होंने संक्षेप में समाज की परिभाषा दी थी, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है और ये क्वेश्चन भी बनता है और अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम्स में, MCQs, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर। तो समाज रीतियों और कार्यप्रणालियों। रीतियाँ क्या होती हैं? यूजेस। जैसे रीतियाँ या प्रथाएं सामाजिक प्रतिमान का प्रमुख प्रकार है। अब यहाँ प्रतिमान क्या होता है इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे समाज में। और संक्षिप्त में मैं आपको बताती हूँ कि समाज में कुछ व्यवस्था, मतलब समाज को संतुलित रखने के लिए जो रीतियाँ हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विभिन्न रीतियाँ हैं। रीतियाँ जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे खान पान, विभिन्न समूहों का अपना खान पान है, विभिन्न क्षेत्रों का अपना खान पान है, रहन सहन है, विवाह, धर्म, जाति संबंधी विभिन्नताएं हैं। तो ये सब रीतियाँ होती है। रीतियाँ जो हैं वो व्यक्ति को विशेष सामाजिक परिवेश और भौगोलिक परिवेश के अंतर्गत विशिष्ट व्यवहार करना सिखाती हैं या प्रेरित करती हैं। और इनके विपरीत आचरण या व्यवहार करने पर व्यक्ति को उस समूह से संबंधित अन्य लोगों की आलोचना का शिकार होना पड़ता है। इसी आधार पर कार्यप्रणालियाँ या प्रोसीजर्स होती है। रीतियों को हम दूसरे रूप में प्रथाओं के रूप में भी समझ सकते हैं। हमारी जो प्रथाएं होती हैं, कार्यप्रणालियाँ, प्रोसीजर्स या संस्थाएं जो हैं वो ऐसी रीति रिवाज और प्रथाओं का एक संगठन होता है जिसके आधार पर व्यक्ति विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है अपनी। भाई रीतियाँ क्यों बनी हैं? रीतियाँ, विवाह संबंधी रीतियाँ क्यों बनी है कि उनके नियमों, निश्चित नियमों के आधार पर व्यक्ति अपना विवाह संबंधी कार्य करता है और आगे परिवार नामक संस्था को बनाता है। परिवार संबंधी विभिन्न रीतियाँ क्या हैं? परिवार को एकीकृत और संगठित करने का आधार है प्रथाएं जो होती हैं। इन्हीं के माध्यम से एक समाज विशेष के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्रत्येक समाज की निश्चित कार्यप्रणाली होती है जो उन्हें अन्य समाजों से अलग करती है। और ये रीतियाँ, कार्यप्रणालियाँ या प्रथा, संस्थाएं, ये ही सब आगे जाके हमारा जो कानून है, लिखित कानून है, ये कोई एक किताब निश्चित निर्मित नहीं की गई थी। ये रीतियों और प्रथाओं पर ही आधारित है कि प्रथाओं के आधार पर महिलाओं को पुरुषों के समान माना जाना चाहिए। ये प्रथा है। आज के लोगों ने इसे लंबे समय तक एनालाइज करके लोगों ने महसूस किया कि स्त्री और पुरुष समान होने चाहिए, तो उसी आधार पर कानून बने उनकी समानता, उनके अधिकारों को रक्षा करने के लिए। तो ये ऐसे ही नहीं लागू होती हैं, लेकिन कुछ रीतियाँ ऐसी होती हैं जो हमें पिछड़ेपन का सूचक भी होती हैं हमारे समाज में, कि वो रीतियाँ आज के संदर्भ में भी अगर चल रही हों, जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, तो ये रीतियाँ नहीं कुरीतियाँ बनेगी हैं। क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहाँ सरकार ने निश्चित आयु कर दी है लड़के और लड़की की विवाह की, और उसके आधार पर भी अगर उसके विरोध में भी बाल विवाह आज भी संपन्न हो रहा है, तो ये कुरीति है। तो यहाँ पर कुरीति और रीति में भी अंतर आपको स्पष्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अधिकार को सत्ता या प्रभुत्व के नाम से भी जानते हैं। समाज में अनेक संगठन, समितियाँ होते हैं जिनका कार्य संचालन और सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कुछ व्यक्तियों के पास अधिकार और शक्ति और सत्ता होना आवश्यक है। इसके अभाव में
व्यवस्था और शांति संपन्न नहीं हो सकती। परिवार में यह अधिकार शक्ति कर्ता के पास में होते हैं। अब कर्ता स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकती है। वैसे तो हमारा समाज पितृ और पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए सत्ता ऑटोमेटिकली पुरुष के हाथों में ही रहती है। लेकिन वर्तमान में जब समय बदल रहा है तो सत्ता स्त्री और पुरुष दोनों के हाथों में होती है। लेकिन आपको यहाँ बता दूँ कि दक्षिण भारत में और उत्तर पूर्व भारत के अंतर्गत भी कुछ पारिवारिक समुदाय ऐसे हैं जहाँ सत्ता और शासन और संपूर्ण जो कार्य संचालन है वो कुल मिलाकर मात्र सत्तात्मक समाज भी होते हैं। इनके उदाहरण हैं खासी, गारो और नायर जाति। ये जनजाति समूह है। यहाँ पर सत्ता जो है उसका हस्तांतरण स्त्री से स्त्री के मध्य होता है, न कि स्त्री से पुरुष के मध्य। यहाँ स्त्रियों को महत्व दिया जाता है। स्त्री के ही अधिकार होते हैं, पुरुष का कोई अधिकार नहीं होता है। तो आपको समाजशास्त्र के अंतर्गत हमारे देश की व्यवस्था, हमारे देश के समाजों की स्थिति, आदिवासी समूह की स्थिति, इन सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन आप जब ही आप समझ सकते हैं जब आपको ध्यान से इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट और आनंद के आधार पर आप इसे पढ़ेंगे। आगे है पारस्परिक सहायता। समाज का मूल आधार पारस्परिक सहायता। जब कुछ व्यक्ति अपने विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग न करें तो समाज नहीं बन सकता है। क्योंकि आदिम समाजों के अंतर्गत मनुष्य केवल स्वार्थी क्या था, वो अनजान था। वो केवल अपनी जितनी ज़रूरतें होती थी उतना काम कर लेता था, उसे समाज बनाना नहीं आया था। धीरे धीरे उसने समाज में रहना शुरू किया क्योंकि उसकी मूलभूत आवश्यकताएं थी और प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक काम को करने, सारे काम को करने में असमर्थ था। मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी। इंटरडिपेंडेंसी की व्यवस्था जो आज की संपूर्ण समाजों की मूल आधार है, अंतःवैयक्तिक निर्भरता, अंतर्निर्भरता, ये जो शब्द है इसने लोगों को एक दूसरे पर डिपेंड बना दिया है। और डिपेंड होने की वजह से आज हमारे समाज के अंतर्गत यह स्थिति है कि लोग स्वतंत्र होते हुए भी एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर समाज का एक भाग टूटता है या खराब होता है तो संपूर्ण समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए समाज में सहयोगपूर्ण संबंधों का होना अति आवश्यक है। सहयोगपूर्ण संबंधों के अभाव में एक छोटे से छोटा समूह और परिवार भी अपने अस्तित्व को अधिक समय तक लंबा बनाए नहीं रख सकता है। जिस समाज में सहयोग जितना अधिक होगा वह समाज उतने ही अधिक प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा, ऐसा माना जाता है। समूह व विभागों की। समाज में विभिन्न समूह और विभाग होते हैं, उपसमूह होते हैं। परिवार समूह, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, समुदाय, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठन, महाविद्यालय, स्कूल। तो ये समूह और विभाग हैं जो व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान करते हैं और इन सब के आधार पर ही समाज का निर्माण होता है आगे जाकर। मानव व्यवहार का नियंत्रण व स्वतंत्रता। समाज सामाजिक संबंधों का जटिल व्यवस्था और इस व्यवस्था को ठीक से संचालित करने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य के व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाए। मानव व्यवहार के नियंत्रण हेतु समाज में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक और अनौपचारिक साधनों को अपनाया जाना भी आवश्यक है। इसलिए समाज में कानून, न्याय व्यवस्था, पुलिस, प्रशासन, यानी एक तरफ तो मनुष्य को स्वतंत्रता भी दी जाती है लेकिन उसकी स्वच्छंदता को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन, न्याय व्यवस्था, अनौपचारिक विभिन्न साथी, जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, नैतिकता, मूल कर्तव्य आदि भी निर्धारित कर दिए गए हैं जिससे कि समाज के एक व्यक्ति को स्वतंत्र रहने के लिए अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित ना हो। स्वतंत्रता मतलब मौलिक अधिकार के रूप में हम इसे समझ सकते हैं कि मूल अधिकार तो व्यक्ति को दे दिए लेकिन पाबंदियां भी लगा दी हैं कि वो अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन ना कर सके एक व्यक्ति अपने अधिकारों को पूरा करने के लिए। तो यह भी आवश्यक है। इस प्रकार जो समाज है, मैकाइवर पेज के परिभाषा के आधार पर हम समाज की कुछ विशेषताओं को, आधारभूत तत्वों को इस तरीके से समझ सकते हैं और हम जान सकते हैं कि समाज क्या होता है।